साथियों, नेपाल में इस वक्त ऐसा सियासी तूफान उठा है जिसकी गूंज सिर्फ हिमालय की चोटियों तक ही नहीं बल्कि भारत और पूरी दुनिया तक साफ स्पष्ट सुनाई दे रही है। आधी रात की गुप्त बैठकों, कर्फ्यू से बंद सड़कों और गुस्से से भरे लाखों युवाओं के बीच एक ही सवाल हवा में तैर रहा है, नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन? जनता के गुस्से ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कुर्सी तो हिला दी। केपी ओली का घर जलाने वाले को तो पहले एकदम ताजा दिवस देख रहनु भएको छ। दमको केपी ओली को घर में एकदम नराम्रो शिकायत पनि गरिएको छ। संसद पर ताला पड़ने जैसा माहौल था, आग लगा दी गई और राजधानी काठमांडू में सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई अभी भी जारी है। नाम सामने है, पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की। ध्यान से सुनिएगा, काठमांडू के चर्चित मेयर बालेन शाह, बिजली क्षेत्र के सुधारक कुलमान घीसिंग या धरान के मेयर हरका सम्पांग, किसके हाथों में जाएगी पड़ोसी देश की बागडोर? चलिए पूरे घटनाक्रम को शुरुआत से समझते हैं ताकि आप नेपाल की मौजूदा सियासी उथल पुथल को गहराई से जान सके। साथियों, नेपाल में ये सियासी भूचाल तब आया जब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। जेन जी यानी नई पीढ़ी के युवाओं ने बेरोजगारी, सोशल मीडिया बैन, भ्रष्टाचार और संवैधानिक खामियों को लेकर जबरदस्त आंदोलन छेड़ा। लगातार विरोध, हिंसक प्रदर्शन और देशव्यापी हड़ताल के बीच ओली ने इस्तीफा दे दिया। इसी के साथ शुरू हुई नई सरकार बनाने की जद्दोजहद। लेकिन मसला ये कि संविधान में अंतरिम सरकार का स्पष्ट प्रावधान ना होने से सब कुछ उलझ गया। जेन जी का आंदोलन आखिर क्यों बना गेम चेंजर, अब ये आपको बताती हूँ। नेपाल के युवा, जिन्हें जेन जी कहा जा रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं कर रहे बल्कि सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उनकी मांगे साफ स्पष्ट है कि संसद का विघटन, भ्रष्ट नेताओं पर कार्रवाई और जनता केंद्रित नया संविधान संशोधन। इस पूरे आंदोलन में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है, 1300 से ज्यादा घायल हो चुके हैं, 25 से ज्यादा जेलों से 15,000 कैदी फरार हैं, यानी हालात बेहद गंभीर है। युवाओं ने साफ कहा है कि वे खुद सत्ता में नहीं आएंगे बल्कि जन प्रहरी बनकर नई सरकार पर निगरानी रखेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि संभावित चेहरे जो पीएम बन सकते हैं वो कौन कौन से हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल लगातार सभी पक्षों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। जेन जी आंदोलनकारियों ने 4 नाम सुझाए हैं। सबसे पहली सुशीला कार्की, नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, बेदाग छवि, सख्त रुख और न्याय प्रियता के लिए मशहूर है। दूसरा नाम बालेन शाह, काठमांडू के लोकप्रिय मेयर और रैपर भी हैं, जिन्होंने साफ सुथरी राजनीति का नया मॉडल पेश किया। राजनेताओं पर हमेशा से आक्रामक रहे हैं, भारत के लिए भी बहुत सी नकारात्मक बातें करते हैं। कुलमान घीसिंग तीसरा नाम, नेपाल विद्युत प्राधिकरण के पूर्व सीईओ, जिन्होंने देश की बिजली संकट को खत्म कर लगभग हीरो का दर्जा पाया। चौथा नाम हरका सम्पांग, धरान के मेयर, अपने जमीनी काम और ईमानदारी के लिए चर्चित रहते हैं। लेकिन इन चारों में सबसे ज्यादा समर्थन सुशीला कार्की को मिलता दिख रहा है। गुरुवार देर रात काठमांडू स्थित राष्ट्रपति आवास शीतल निवास में एक सीक्रेट मीटिंग हुई, जिसमें राष्ट्रपति पौडेल, नेपाली आर्मी चीफ अशोक राज सिंहदेल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और कुछ संवैधानिक विशेषज्ञ मौजूद रहे। घंटों चली इस बैठक में अंततः सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनी है। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति आज ही उन्हें शपथ दिला सकते हैं। हालांकि मामला अभी पूरी तरह साफ नहीं है। सबसे बड़ी अड़चन है संसद को भंग करने का मुद्दा। संविधान में अंतरिम प्रधानमंत्री का स्पष्ट प्रावधान नहीं है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति पौडेल एक विशेष अध्यादेश लेकर सुशीला कार्की को उच्च सदन में नामित कर सकते हैं ताकि उन्हें अंतरिम पीएम बनाया जा सके।
सियासी अस्थिरता का असर अब जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है। भारत नेपाल सीमा पर सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं, पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत हो रही है। काठमांडू और ढंगड़ी जैसे शहरों में लोग घंटों लंबी लाइनों में पेट्रोल के लिए खड़े हैं। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू और दिन में सिर्फ कुछ घंटों की छूट। आम जनता परेशान है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सुशीला कार्की क्यों सबसे मजबूत दावेदार है। सुशीला कार्की 2016 में नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। उन्होंने कई अहम फैसलों में बेबाकी दिखाई, चाहे वो बड़े भ्रष्टाचार केस हो या फिर राजनीतिक विवाद हो। यही वजह है कि जेन जी और आम जनता दोनों को उनमें ईमानदारी और सख्ती का मेल दिख रहा है। यहाँ तक कि आर्मी और राष्ट्रपति कार्यालय भी उन्हें एक संतुलित चेहरा मानता है। अगर सब कुछ तय अनुसार हुआ तो सुशीला कार्की अगले 6 महीने के लिए अंतरिम प्रधानमंत्री बनेगी। उनका मुख्य काम होगा नए चुनाव कराना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया शुरू करना और देश में स्थिरता लाना। जेन जी आंदोलनकर्ताओं ने साफ किया है कि वे इस सरकार में मंत्री या सत्ता का हिस्सा नहीं होंगे, बस निगरानी करेंगे। भारत के लिए नेपाल की स्थिरता बेहद अहम है। तेल आपूर्ति, खुली सीमा और दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्ते सीधा प्रभावित हो। चीन भी इस पूरे संकट को बारीकी से देख रहा है, यानी नेपाल का हर फैसला दक्षिण एशिया की भू राजनीति को छूता है। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यही कि नेपाल का अगला प्रधानमंत्री बनने की सबसे प्रबल संभावना सुशीला कार्की की है। आधिकारिक ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन संसद भंग करने और संवैधानिक सुधार जैसे मुद्दों पर असमंजस अभी भी बरकरार है। तो हमें बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सुशीला कार्की नेपाल को स्थिरता दे पाएंगी या फिर बालेन शाह या कुलमान घिसिंग जैसे युवा नेता ज्यादा बेहतर विकल्प है? कमेंट्स में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिले सभी खबरें सबसे पहले। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए। धन्यवाद।